हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो पूरा लेकर आए हैं। आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड थी कि हम ये सीरीज स्टार्ट करें आपके लिए एमपी जीके और साइंस की स्पेशल। तो गाइस, हमने आज से एमपी जीके और साइंस की भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी इसके जल्द से। तो ये सीरीज फाइनली हमने आबकारी आरक्षक के लिए स्टार्ट कर दी है। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम इस सीरीज को पूरी कंटिन्यू कर पाए और आपके पूरी यहाँ से जितना भी एमपी जीके का कंटेंट बनता है पूरा आपको कवर करवा सके। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही ये पॉसिबल हो सकेगा। हम आपके लिए बिल्कुल करने को तैयार है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि हमें हेल्प मिले और मोटिवेशन मिल पाए, ताकि आपके लिए ये कंटेंट आपको अच्छे से हम सारी चीजें ए टू जेड कवर करवा पाए। क्लियर है? तो गाइस, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम कवर करते चलेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसके अलावा पीवाईबी पैटर्न पर आधारित है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है पीवाईबी पैटर्न पर पूरा पेपर ये आज का वीडियो में रहेगा। क्लियर है? तो फाइनली स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी ये हम आपको बता दें। इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, एप्लीकेशन पर भी डाल देंगे, तो इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए दोनों की। आप दोनों को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस, ये हमारी आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहते हैं तो डेमो चेकआउट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट के। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस यहाँ पर, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां पर थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां पर थी? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा उज्जैनी। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी ये कहां पर थी? तो ये उज्जैनी थी। और एक और चीज में आपको एक फीडबैक लेना चाहेंगे आपसे गाइस, ये जो आज हमने ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड रखा है पीछे का, अगर आपको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, परफेक्ट है आपकी तरफ से, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आगे आने वाली सीरीज में हम जितने भी वीडियोस आएंगे सीरीज के, सब में ऐसा ही बैकग्राउंड रखने की सोच रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि व्हाइट वाला रखें तो उसके लिए भी आप हमें बकायदा बता दीजिएगा कमेंट करके, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम यही कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो गाइस, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी है ये कहां पर थी? तो ये उज्जैनी थी। क्लियर है? आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए, चंद्रगुप्त जो द्वितीय है ये महान शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और संस्कृत में इनको एक और नाम से जाना जाता है। उनका नाम है क्या है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इनको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इनको विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन नामों से संस्कृत में जाना जाता है। गुप्त वंश के एक महान शक्तिशाली सम्राट थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके अगर बात करें इनके राज्य की, या इनका राज्य कब से कब तक रहा है, तो गाइस 380 के समथिंग, 380 ईसा से 412 ईस्वी तक इनका जो शासन है ये चला था। और जिसमें गुप्त जो राजवंश था इसने अपना शिखर प्राप्त किया था, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के ही कार्यकाल में पॉसिबल हो पाया था। 380 से 412 तक इनका कार्यकाल चला था। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है ये किसके पुत्र थे, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये महान सम्राट थे और महान शासक आप इनको बोल सकते हैं। समुद्रगुप्त इनको बोल सकते हैं आप। इनका नाम याद रखिएगा। तो समुद्रगुप्त जो थे इनके पुत्र का नाम क्या था? विक्रमादित्य था, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर पूरी डिटेल कवर करेंगे। आप बस बकायदा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। क्लियर है? गाइस, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी हम देने वाले हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा, आप वीडियो को देखिएगा, हम आपको वीडियो में बता देंगे आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में ये आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ये अब जो आता है उमरिया जिले में आता है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब ये जो आता है ये आता है उमरिया जिले में। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़े से हम फैक्ट कवर करते हैं। ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आता है, पहले शहडोल जिले में आता था। गाइस, अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल ये है, इसका क्षेत्रफल अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 437 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। ध्यान रखिए, किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के समथिंग है, 437 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 1968 में। क्लियर है? 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसे बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया था? तो बाघ परियोजना में इसको 1993 को 1993 में शामिल किया गया था। बाघों का सर्वाधिक जो घनत्व देखने को मिलता है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं? तो ये भी आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं। इसके अलावा गाइस, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर आता है? तो ये आता है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। क्लियर है? इसके अलावा गाइस एक और हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, कुछ और भी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, जैसे कि एक आपका पूछा जाता है फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फोसिल जीवाश्म, ये ज्यादातर इससे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि सबसे छोटा है ये। क्लियर है? इसीलिए तो फोसिल जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? तो ये आपका डिंडोरी में है, डिंडोरी में। और अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, छोटा सा ये तो 0.27 वर्ग किलोमीटर के समथिंग इसका जो है इसका एरिया है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी जीवाश्म जो फोसिल राष्ट्रीय उद्यान है, फोसिल नेशनल पार्क की बात करें, और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। नोट डाउन कीजिएगा आप सारी चीजें। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसको फोसिल नेशनल पार्क जाना जाता है, इसमें पादपों और जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी पादप यानी पौधे के जीवाश्म और जंतुओं के जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं फोसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फोसिल जीवाश्म नेशनल पार्क। क्लियर है? इसके अलावा एक और आता है, काफी फेमस है, वैसे तो कान्हा वगैरह बहुत सारे हैं, बाकी हम थोड़े से यहाँ पर जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म ही एक आता है आपका डायनासोर।
डायनासोर जीवाश्म उद्यान। क्लियर है। अब ये कहाँ पर आता है डायनासोर जीवाश्म उद्यान? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है, धार जिले में। और इसका जो एरिया है गाइस ये 0.8989 वर्ग किलोमीटर के समथिंग। क्लियर है। तो ये 8-9 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। क्लियर है। तो याद रखिएगा आप, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और सारी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे जो रहेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे जो रहेगा ये रहेगा कि आप हमें ये बताइएगा कि आप जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। तो ये किस जिले में स्थित है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को आई थिंक पता होगा। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में संजीवनी जो संस्थान है ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भोपाल के बारे में अगर हम थोड़ा सा फैक्ट कवर करें तो गाइस आप सभी को बताइए कि राजा भोज के द्वारा इस नगर को बसाया गया था। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है 855, ये भोपाल जिले का, ये सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है 855 ये इसी जिले का है। क्लियर है। याद रखिएगा। और एक और चीज आप नोट डाउन कीजिएगा कि ये जो भोपाल है ये पहले जिला नहीं हुआ करता था, पहले एक सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। क्लियर है। तो 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग करके भोपाल को जिला बनाया गया था। तो भोपाल जिला कब बना था? भोपाल जिला बना था 26 जनवरी 1972 को। याद रखिएगा, पहले ये एक तहसील हुआ करती थी। क्लियर है। याद रखिएगा। इसके अलावा भोपाल में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ताजुल मस्जिद जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। और इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कई लोग दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसको बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, और कई बुकों में आपको ताजुल मस्जिद का दे रखा होता है। तो भाई जो ताजुल मस्जिद है, ताजुल मस्जिद जो कि भोपाल में स्थित है, भोपाल में ये जो है बैठक क्षमता के आधार पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भी देखने को मिलती है, तो आप ये भी याद रखिएगा, जो कि सबसे छोटी मस्जिद है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगर बात करें ताजुल मस्जिद की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका कि इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां बेगम ने इसको बनवाया था ताजुल मस्जिद को। और यहाँ पर काफी सारी चीजें हुई है, बट यहाँ पर MIC के लिए काफी जाना जाता है। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। अब ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2-3 दिसंबर को 1984 में, 1984 में ये हुआ था 2-3 दिसंबर की दरमियान रात को। और ये एक भोपाल गैस कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। भोपाल गैस कांड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है इसका रिसाव हुआ था। कौन सी कंपनी थी वो? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, उससे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण ये भयानक घटना हुई थी, जिसको भोपाल गैस कांड का नाम दिया गया था। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बेगम जो है शाहजहां बेगम, इससे एक चीज मुझे याद आ रही है, अभी आपके कांस्टेबल में एग्जाम हुए हैं, कांस्टेबल के जनवरी फरवरी के समथिंग 2022 में। तो गाइस उसमें बेगमों से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, और हमने जीके की जुगाड़ में आपको काफी सारे डेडिकेटेड वीडियो बेगमों के ऊपर दिए थे। क्लियर है। उसमें से ही क्वेश्चन आपका बनेगा कि बेगमों ने भोपाल में बेगमों का शासन कितने दिनों तक रहा है। क्लियर है। तो गाइस 1819 से 1826 तक 1819 से 1826 तक भोपाल पर बेगमों ने शासन किया। अब इसमें कौन कौन से बेगमें रही हैं? तो कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इनका शासन रहा है। ध्यान रखिएगा। करीबन याद रखिएगा कि 1819 से 1826 तक बेगमों का शासन भोपाल पर रहा है। और इसके लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बेगमों से रिलेटेड। तो जीके की जुगाड़ में हमने वो वीडियो आपको दे दिया था, अगर आप डला है अभी आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। और यहाँ पर अगर भोपाल से और थोड़ी सी और चीजें देखें तो भारत भवन देखने को मिलता है, जिसका निर्माण चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया था। चार्ल्स कोरिया ने बनाया था इसको, डिजाइन किया था। 1984 की 82 की बात है ये, 1982 की। उसके 2 साल बाद ही भोपाल गैस कांड हुआ था। इस तरह से आप रिलेट करके चीजें याद कर सकते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कई सारी चीजें आपको भोपाल में देखने को मिलती है। क्लियर है। आप याद रखिएगा, एक एक चीज हम आपको कवर करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? तो ये जो जनजाति है ये कौन सी जनजाति है? सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सहरिया जनजाति। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहरिया जो जनजाति है इसका मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा। और ये जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य भाग जो होता है, मध्य भारत का पठार, इसमें निवास करती है। तो सहरिया जनजाति से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि मध्य भारत के पठार में कौन सी जनजाति निवास करती है? सही जवाब रहेगा सहरिया जनजाति। क्लियर है। और ग्वालियर चंबल जो संभाग है इसके कई जो जिला है, जैसे कि अगर हम बात करें चंबल संभाग का श्योपुर जिला, इसके अलावा शिवपुरी जिला और ग्वालियर डिवीजन का शिवपुरी जिला और ग्वालियर जिला, ये जो जिले हैं इनमें सहरिया जनजाति के जो आदिवासी लोग हैं ये बड़ी संख्या में यहाँ पर निवास करते हैं। क्लियर है। और ये जो जनजाति है ये राजस्थान का जो बारन जिला है यहाँ पर पाई जाती है। इसीलिए दे रखा है कि कौन सी जनजाति है जो कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सहरिया आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। मध्य प्रदेश में कपड़ों का जो शहर कहा जाता है ये इंदौर को कहा जाता है। इंदौर हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। इसके अलावा गाइस साड़ियों के लिए या कपड़ों के लिए हम साड़ी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए साड़ियां मध्य प्रदेश में 2-3 चर्चित है। कौन कौन सी? एक तो है आपकी चंदेरी की साड़ी, दूसरी है आपकी महेश्वरी साड़ी।
महेश्वरी साड़ी, ये भी काफी ज्यादा चर्चित है। तो चंदेरी की सिल्क साड़ियां, महेश्वरी की साड़ियां, ये दो ज्यादा चर्चित है, इनको भी आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर पाई जाती कौन सी, हम आपको कई सारी बार बता चुके हैं इनके बारे में। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये इंदौर को कहा जाता है। अगर इंदौर के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल खंगालें लें तो हमें पता चलता है कि इंदौर से पहला जो क्वेश्चन बनता है ये यही बनता है कि राजवाड़ा महल कहाँ पर है। राजवाड़ा महल कहाँ पर है, ये आपका इंदौर में है। ताजमहल कहाँ पर है, ये भी आपका इंदौर में है। लाल बाग पैलेस कहाँ पर है, ये भी आपका इंदौर में ही देखने को मिलता है। इतनी सारी इंदौर में चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम और देखें तो ये जो इंदौर शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, खान नदी के किनारे बसा हुआ है इंदौर शहर, ध्यान रखिएगा। होलकर वंश की राजधानी रहा था पहले, कभी ये होलकर वंश की राजधानी पहले हुआ करता था इंदौर। इसके अलावा गाइस यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एमपीपीएससी का मुख्यालय यहाँ पर है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, क्लियर है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जैसे कि हमने आपको बताया, माफ कीजिएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है, हवाई अड्डा होलकर स्टेडियम तो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा कई सारी चीजें जैसे कि मौसम वेधशाला है इंदौर में, क्लियर है। औद्योगिक राजधानी है मध्य प्रदेश की इंदौर, देश का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर आईआईटी व आईआईएम दोनों स्थित हैं। और देश का ऐसा पहला शहर है, देश का पहला ऐसा शहर इंदौर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है, क्लियर है। देश का पहला डेटा जो पार्क है, डेटा सेंटर पार्क, ये भी इंदौर में है। और क्रिस्टल आईटी पार्क ये भी आपका इंदौर में स्थित है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, आप सभी को बताइए। और इंदौर जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, नोट डाउन कीजिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला जो अगर जनसंख्या में देखें तो ये इंदौर जिला ही है। इतनी सारी चीजें इंदौर के बारे में आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर खान नदी के किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ पर एक स्थान है इंदौर के ही अंतर्गत महू आता है, जो डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म स्थान है और इसको अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से एक नदी का उद्गम भी हुआ है, महू की जानापाऊ पहाड़ी से। ये कौन सी नदी है, तो ये है आपकी चंबल नदी निकलती है जानापाऊ पहाड़ी की वूचू पॉइंट से, ले रहे, ये महू जिले में ही आती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम आपको बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे कि मध्य प्रदेश पटवारी की टेस्ट सीरीज स्पेशल, एमपी आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज है और एमपी जीके का पूरी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ये है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, जहां से आप इनके डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या परचेस करना है, कैसे क्या टेस्ट देना है, तो आप हमें नंबर पर बकायदा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन आपको मिल पाए, क्लियर है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक भी है 2022 की, 2021 और 2020 की, इन पर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है या डेमो चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 का, यानी एक साल का पूरा करंट अफेयर इस एक ई बुक में आपको मिल जाएगा। तो इसमें 2022 का, 20 का, 2022, 21 और 20 का, इसमें इन तीनों में अलग अलग ईयर का दे रखा है, पूरा कंप्लीट है, एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं जाता है। आप डेमो चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। इसके अलावा हमारे एमपीजीके का कोर्स है, इस पर भी काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स वगैरह सेंड कर देते हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में काफी सारी पीडीएफ डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अब ये जो नगर है इसका नाम बताना है आपको, ये नगर नवदा टोली है, नवदा टोली। कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो ये था आपका नवदा टोली। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रागैतिहासिक जो स्थल है नवदा टोली, और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आता है, कौन से खरगोन जिले में आता है मध्य प्रदेश के, और नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर महेश्वर के दूसरी ओर ये बसा हुआ है। कहाँ पर, नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर महेश्वर के दूसरी ओर ये स्थित है, नर्मदा नदी के, तो याद रखिएगा। और ये वर्तमान में पश्चिम दिशा में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर नवदा टोली जो पुरा स्थल है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। गाइस देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें नवदा टोली की, तो ये जो नवदा टोली पुरा स्थल है इसका उत्खनन किसने किया था, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका नाम आपको बताना है, एच डी इनका नाम है, एच.डी. सांकलिया, ध्यान रखिएगा, सांकलिया इनका नाम है, जिन्होंने नवदा टोली पुरा स्थल का उत्खनन किया था। इनके नेतृत्व में बेसिकली ये करवाया गया था, और ये कब से कब तक किया गया था, तो 1952 से 1957 के बीच में ये उत्खनन इसका कराया था। एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में ये किया गया था, तो याद रखिएगा। और गाइस ये जो नवदा टोली है, यहाँ पर तांबे से बनी हुई चपटी, कुलाड़ी और मछली पकड़ने की कांटियां, कटार और चूड़ियां, ये सभी चीजें यहाँ से मिली है। तो उत्खनन में ये सारी चीजें प्राप्त हुई है। और यहाँ के जो लोग हैं ये गेहूं, धान, मूंग और उड़द, चना, मसूर, इस तरह के जो अनाज है इनकी खेती किया करते थे। नवदा टोली में जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर ये चीजें क्लियर हुई है। और यहाँ पर जो लोग पहले रहा करते थे वो यहाँ पर गाय, भैंस, बैल, बकरी और इस तरह की जो चीजें हैं इनका पालन करते थे, पशुओं का। तो आप ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। इस तरह से ही काफी डीपली क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आपने देखा होगा कांस्टेबल में किस तरह से कितना ज्यादा कंटेंट जो है वो डीपली पूछा गया था जीके का। तो आप उस हिसाब से भी तैयारी करिएगा, क्योंकि डीपली क्वेश्चन आने में कोई बड़ी बात नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सही जवाब रहेगा सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में। सामाजिक सेवाओं में सर्वाधिक बजट ये दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें गाइस, ये कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से चली थी, लागू हुई थी 2007 को, 1 अप्रैल 2007 को हुई थी।
और कब से कब तक चली है, तो 1 अप्रैल 2007 से ये चली थी 31 मार्च तक, 31 ऑफ मार्च। सन कौन सा थे, तो सन थे 2012, क्योंकि 7 से आप 5 काउंट कर लीजिएगा, 5 साल हो जाएंगे, 7 5 12, तो इस हिसाब से 5 साल की रहती है पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 2007 से चालू हुई थी और 31 मार्च 2012 को ये खत्म हुई थी। 5 साल का इसका ड्यूरेशन था पूरा। और सर्वाधिक जो बजट दिया गया था ये सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो याद रखिएगा। और अगर हम देखेगा कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी, तो ये चली थी 1 अप्रैल से, ये 31 मार्च को खत्म हो गई थी, तो फिर 1 अप्रैल से ये चली थी, 1 अप्रैल 2012 से। और कब तक चली थी ये, तो ये भी 31 मार्च तक चली थी, 31 मार्च 2017 तक। आप 12 काउंट कर 5 काउंट कर लीजिएगा, 5 प्लस करना है इसमें, और इसमें भी 5 प्लस करना है, तो ये 12 से 17 तक चली थी। क्लियर है, 12वीं थी ये। इस हिसाब से आप याद रखिएगा, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से चालू हुई थी, 12 को खत्म हुई। और इसमें अगर ये पूछा जाए कि ये जो योजना है ये कितने करोड़ रुपए की थी, तो ये आप नोट डाउन कीजिएगा, 69,788 करोड़ रुपए। क्लियर है, क्लियर है, ये नोट डाउन कीजिएगा आप, 69,788 करोड़ रुपए की ये योजना थी, पूरी पंचवर्षीय योजना 11वीं। इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और आगे भी ये चीजें आपके काम आएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1926 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? सही जवाब रहेगा इसका विदर्भ। विदर्भ जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, इसको 1956 में महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, हिंडोला महल कहां पर स्थित है? हिंडोला महल स्थित है, हिंडोला महल जो है ये मांडू में देखने को मिलता है। कहां पर? मांडू में। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का चला जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम मांडू की बात करें तो काफी सारी चीजें यहाँ से निकल कर आती है। मांडू, क्लियर है। अब ये जो मांडू है इसको किन किन नामों से जाना जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं इसको कई सारे नामों, जैसे कि सादियाबाद सबसे महत्वपूर्ण है, सादियाबाद। इसके अलावा इसको सिटी ऑफ जॉय या आनंद की नगरी या खुशियों का शहर, ये आप बोल सकते हैं। ये सारे नाम मांडू के ही है। और मांडू में अगर आप प्रवेश करते हैं, मांडू में आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश, तो आपको कितने दरवाजों को दरवाजे जो है ये पार करना रहता है दाखिल करने के लिए। तो बेसिकली ये अगर क्वेश्चन बने इस तरह से, तो 12 दरवाजे हैं मांडू में दाखिल करने के लिए, 12 दरवाजे से गुजरना पड़ता है, 12 दरवाजे हैं, याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य दरवाजा है मांडू में प्रवेश करने का, इसको दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है। कौन सा? दिल्ली दरवाजा इसको बोला जाता है। इसके अलावा गाइस मांडू में हर साल मांडू उत्सव मनाया जाता है। तो ये किस जिले में आता है? धार जिले में मध्य प्रदेश की आता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है मांडू, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। और गाइस यहाँ पर अगर हम मांडू की बात करें तो मांडू में देखिए होशंग शाह का मकबरा देखने को मिलता है, होशंग शाह का मकबरा। क्लियर है। इसके अलावा जहाज महल यहाँ पर है, हिंडोला महल यहाँ पर है, शाही इमाम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। काफी सारी चीजें यहाँ पर है मांडू में। आप याद रखिएगा, धार के बारे में हम अगले क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है आपका खरबूजा महल। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। याद रखिएगा। अगर हम बात करें धार के बारे में थोड़ी सी, तो देखिए धार जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में ही स्थित है। क्लियर है। तो ये धार एक जिला है। और अगर यहाँ पर बात करें तो काफी सारी चीजें हैं वैसे तो, पर अगर हम बात करें थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेटेड, तो गाइस यहाँ पर राजा भोज का शासन हुआ करता था। राजा भोज का शासन हुआ करता था। उन्होंने यहाँ पर भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया था, भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा धार में ही बाघ की गुफाएं देखने को मिलती है। बाघ की गुफाएं जो है ये भी आपको धार जिले में ही देखने को मिलती है। बाघ नदी जो है इसके किनारे ये बनी हुई है। क्लियर है। होशंग शाह का मकबरा है जो कि भारत में निर्मित संगमरमर की पहली इमारत है। भारत में संगमरमर की पहली इमारत है होशंग शाह का मकबरा, वो भी आपका यहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा धार का जो किला है, धार का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखिएगा। मांडू का पुराना नाम हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसके पहले जस्ट वाले में। इसके अलावा धार जिले में बाघ की गुफाएं जो कि यहाँ पर कवर कर दिया है आपका। ज्ञानदूत परियोजना, ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले से ही हुई थी। क्लियर है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोविंदगढ़ महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोविंदगढ़ जो महल है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। रीवा में ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है। आइए हम फटाफट कवर कर लेते हैं। देखिए रीवा जो है इसको सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचे जो जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, ये बिहार नदी पर है। और ये भी आपका रीवा में ही देखने को मिलता है। रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में ही है। क्लियर है। आम अनुसंधान जो केंद्र है ये आपका गोविंदगढ़ रीवा में देखने को मिलता है, जो कि गोविंदगढ़ महल से भी आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा गाइस रीवा में ही अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थित है। सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है। और रीवा जो है पहले विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। क्वेश्चन आपसे बने कि रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर बिछिया नदी बहती है, बिछिया नदी। तो बिछिया नदी के किनारे ही बसा हुआ है आपका रीवा शहर। क्लियर है। इतनी सारी डिटेल आप रीवा के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डोला मारू की लोकवर्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से ये आया है? तो ये जो आया है ये आया है किस राज्य से?
तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा। क्लियर है। डोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, ये जो है राजस्थान से आया है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और राजस्थान की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर जयपुर यहाँ की राजधानी लगती है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम क्या है? इनका नाम है अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सीमेंट का भारत का मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? इस तरह से क्वेश्चन बना है आपका कि मध्य प्रदेश सीमेंट का भारत का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है। क्लियर है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पहले नंबर पर कौन आता है? पहले नंबर पर तो ये आता है आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर आता है आपका आरजे। और थर्ड पोजीशन पर कौन आता है? थर्ड नंबर पर आता है आपका एमपी, एपी, आरजे, एमपी। इनका क्रम याद रख लीजिएगा, आप आसानी से याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा देश एक राग है में कार्य करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का भागवत रावत। ये देश एक राग है में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन कब रखा गया है? इसका नाम बदलकर 2007 में चेंज किया गया है। 2007 में, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हम डिटेल बता दें आपको। ये जो मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड है इसका नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन अब कर दिया गया है। क्लियर है। तो इससे पहले ये राजना बोर्ड का राज्य जो योजना बोर्ड है इसका गठन किया गया था। तो राज्य योजना बोर्ड का जो गठन किया गया था, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, इसको राज्य योजना बोर्ड भी बोला जाता है। क्लियर है। तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर को 1972 में। क्लियर है। और इसके बाद में 21 सितंबर को 2007 में क्लियर है स्टेट प्लानिंग कमीशन इसका नाम कर दिया गया था। तो राज्य योजना आयोग इसको बना दिया गया था आयोग का दर्जा देते हुए। तो ये 2007 में दिया गया था 21 सितंबर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, शाही किला कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शाही का जो किला है ये बुरहानपुर में, बुरहानपुर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला भी देखने को मिलता है। असीरगढ़ का किला सबसे ज्यादा फेमस है, क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका बुरहानपुर जिले में ही स्थित है। इसके अलावा बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस असीरगढ़ की, तो देखिए असीरगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। असीरगढ़ के किले का निर्माण आसा अहिर नामक राजा ने करवाया था। तो यहाँ का राजा था आसा अहिर। क्लियर है। देखिए गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें असीरगढ़ की कि असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ के राजा थे आसा अहिर। इनके द्वारा ये किला बनवाया गया था और इसको अकबर ने जीत लिया था। अकबर ने 1601 में इसको जीत लिया था। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आशा देवी का मंदिर भी है। प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये आपका बुरहानपुर में देखने को मिलता है। बुरहानपुर में ही आपका नेपा नगर है, नेपा नगर, जो कि अखबारी कागज कारखाना है यहाँ पर, इसलिए ये जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस वर्ष में स्थापित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा 1984 में। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है 1984 में स्थापित किया गया। क्लियर है। और 1988 से यहाँ पर वन प्रबंधन में 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है ये इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो विश्वविख्यात खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें खजुराहो की थोड़ी सी, तो 1986 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था खजुराहो के मंदिरों को। और मंदिरों का ये जो समूह है मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देखने को मिलता है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये आते हैं। यहाँ पर इस समूह में सबसे जो बड़ा मंदिर है ये है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, याद रखिएगा। और यहाँ के जो मंदिर है ये नागर शैली की वास्तुकला में बने हुए हैं और इस इलाके पर चंदेल वंश का राज हुआ करता था। ये भी आप स्पेशली याद रखिएगा। खजुराहो गांव में एक समय में 85 मंदिर के लगभग पहले हुआ करते थे। अभी वर्तमान में यहाँ पर ओनली 22 मंदिर ही बचे हुए हैं। क्लियर है। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको अच्छे से कवर करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में कोडंडम निम्न में से किस जिले में मिलता है? तो ये सीधी जिले में मिलता है मध्य प्रदेश के। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधी में ये मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नचना कुडार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा व्याघ्र राज से संबंधित है नचना कुडार का अभिलेख। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? ये जो नदी है इसका नाम है चंबल नदी, इसको चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है, जिसको वोजू पॉइंट बोला जाता है, वहां से निकलती है चंबल नदी। याद रखिएगा चंबल नदी के बारे में। यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है ये नदी। और वोजू पॉइंट जो है महू जानापाव पर्वत का, वहां से ये निकलती है। इसको चरमावती के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर हम सहायक नदियों को थोड़ा सा देखें तो सिप्रा नदी, सिंध नदी, काली सिंध नदी और कूनू नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये किसकी सहायक है? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। ये चीजें याद रखिएगा। अगर इसकी लेंथ भी आपसे पूछी जाए तो इसकी लेंथ है 1024 किलोमीटर। क्लियर है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में बड़वानी में स्थापित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बड़वानी जो है इसको निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। याद रखिएगा 52 गजा यहीं पर देखने को मिलता है। 72 फीट ऊंची मूर्ति है भगवान आदिनाथ की, जैन धर्म से संबंधित है। तो ये भी यहीं पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का देश में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो ये जो जिला है इसका नाम है होशंगाबाद जिला। यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो होशंगाबाद है इसका नाम अभी हाल ही में नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक जिला आता था, एक स्थान था बावई, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मस्थली थी, उसका नाम बदलकर माखन नगर अब कर दिया गया है। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहां पर न्यूनतम तापमान रहता है? सबसे कम तापमान आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पंचमढ़ी में रहता है। पंचमढ़ी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो पगलिया जो है, पगलिया ये मालवा अंचल की लोक चित्रकला है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? सबसे कम लगती है आपकी गुजरात से और सबसे ज्यादा लगती है आपकी उत्तर प्रदेश से। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? तो ये अफीम फैक्ट्री जो है ये नीमच में है। नीमच सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नीमच जो जिला है और मंदसौर जिला ये अफीम के लिए ही जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर मंदसौर तो आपको दे नहीं रखा है, तो आपका सीधा सा क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा ये नीमच ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? क्लियर है? सही जवाब रहेगा राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कछवा शासक थे ये राजा सूरज सेन, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। और बघेल शासकों ने ग्वालियर पर लगभग 600 से 700 साल तक शासन किया था। यहाँ पर एक गोपांचल पर्वत है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है और राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया है। इस किले में आपको सूरज कुंड भी देखने को मिलता है। कब करवाया है इसका निर्माण? करीबन 8वीं शताब्दी के लगभग इसका निर्माण करवाया है। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर या किलों का रत्न भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ग्वालियर का जो किला है इसमें 5 द्वार देखने को मिलते हैं। और 5 द्वार कौन से हैं? एक तो आपका हिंडोला द्वार है, दूसरा गुजरी महल द्वार है, जो तीसरा आपका है चतुर्भुज मंदिर द्वार दरवाजा, और एक आपका हाथीबाड़ा दरवाजा है, और एक आपका है आलमगिरी या आलमगिर इस तरह से कोई नाम है। तो वो दरवाजे, इस तरह से 5 दरवाजे यहाँ पर है ग्वालियर के किले में। क्लियर है? और ग्वालियर के किले में कई सारी इमारतें भी है, महल भी है, जैसे कि मान महल, गुजरी महल हो गया, तेली का मंदिर हो गया, इस तरह से मंदिर भी आपको देखने को मिलते हैं। आपको बता दें हम तेली का जो मंदिर है ये उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पहले भी बन चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चंस लिए थे सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और काफी अच्छे तरीके से हमने कवर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज कंटिन्यू रहे आपके लिए और हम आगे भी आपको ऐसे ही जो कि एमपी कांस्टेबल में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवा दे या नए पैटर्न के क्वेश्चंस करवा दे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल पाए हमें ये सीरीज स्टार्ट रखनी है या नहीं रखनी है। आप वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रखें और आपकी पूरी अच्छे से तैयारी करवा दें। क्लियर है? तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड इनको जरूर से जाकर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे कुछ टेस्ट सीरीज और कोर्सेज है जिनके लिंक हमने आपको पहले ही बता दी है, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी का स्पेशल ऑफर चल रहा है सभी पर और डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज डेमो का नहीं रहेगा। ये ई बुक्स है हमारी, इनका भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये स्पेशल कोर्स है और एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लियर है? तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।